नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग जितनी भी घटना होती है उसको हर दिन क्या करते हैं, करंट अपडेट्स को डिस्कस कर लिया करते हैं और उससे जितने भी सवाल बन सकते हैं उसको भी क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। लेकिन उससे पहले डेली हम लोग क्या किया करते हैं, डेली का कोट। आज का कोट देखिए क्या है। आज का कोट है, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा आपके भीतर है। सबसे बड़ी प्रेरणा जो है वो क्या है, आपके अंदर ही है। जब तक आपके अंदर से किसी कार्य को करने के लिए आवाज नहीं आएगी कि ये कार्य मुझे अच्छा लग रहा है, यही कार्य करने में मुझे बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, तब तक आप वह काम नहीं कर सकते हैं। तो आपकी अंतरात्मा ही जानती है कि आप किस कार्य के लिए बने हैं। आपको वह इशारा कर देगी कि इस काम में सबसे ज्यादा आनंद आ रहा है, ये काम मुझे करना चाहिए। तो वही काम आप चुने। और उसके बाद अगर किसी कार्य को करने की प्रेरणा अंदर से आ रही है तो फिर बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, गए यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो देखे, 5 मिनट 10 मिनट तक मोटिवेशन रहा और ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद सारा कुछ ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो बाहर से, ठीक है। तो बाहर से अगर प्रेरणा लीजिएगा, मोटिवेशन लीजिएगा तो 5 मिनट चलेगा। लेकिन वही अंदर से अगर प्रेरणा आएगी, अंदर से आपका मोटिवेशन आएगा, अंदर से आपकी अंतरात्मा कहेगी कि नहीं ये कार्य करना है, तो वो हमेशा उसके अंदर का जो दीप है, जो दिया है, वो हमेशा दिया जलते ही रहता है। आपके अंदर जो आग रहेगी हमेशा निरंतर लगी हुई रहेगी। ठीक है। तो किसी भी कार्य को अपने अंतरात्मा से पूछ लीजिए कि ये काम करना है कि नहीं करना है। अगर आप जवाब दे कि हाँ करना है, अच्छा लग रहा है, प्रेम है, इससे आनंद आ रहा है, तो वो कार्य को करना शुरू कर दीजिए। खुद ही उस क्षेत्र में क्या हो जाइएगा, सक्सेसफुल हो जाइएगा। ठीक है साथियों, इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। चलते हैं अपने पहले सवाल की, देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, बोडो नाफाम और बोडो ओंडल, जिन्हें भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको जीआई भी बोलते हैं, जीआई टैग। क्या बोलते हैं इसको? जीआई टैग। अब जीआई टैग किसको मिलता है? तो जीआई टैग किसी खास उस तरह के उत्पाद को मिलेगा जो किसी एक खास क्षेत्र में ही उत्पादित हो रहे हो, उसी क्षेत्र से आ रहे हो, तो उन लोगों को क्या किया जाता है, जीआई टैग दे दिया जाता है। यहाँ का जो ये एरिया है, इस एरिया का ये प्रोडक्ट है, उसी एरिया से यह प्रोडक्ट आता है। ठीक है साथियों। तो बताना है कि ये बोडो नाफाम और बोडो ऑन्डला जो है, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग भी मिला है, किस राज्य से है? राज्य बताना है आप लोग को। ठीक है। तो विकल्प है आपके पास मिजोरम, असम, ओडिशा या फिर झारखंड। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है असम। ठीक है। खबर देख लीजिए एक बार। चेन्नई में भौगोलिक संकेत जो है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, वही जीआई टैग वाला। ठीक है। तो इसने असम के 8 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान कर दिया है, जिनमें बोडो नाफाम और बोडो ऑन्डला शामिल है। बोडो नाफाम देखिए अब क्या है। अब यहाँ पे तो तस्वीर बनी हुई है क्या? नहीं, यहाँ तस्वीर नहीं बनी हुई है। देखिए इसमें क्या होती है, तो छोटा छोटा मछली होगा, क्या होगा, छोटा छोटा ऐसे मछली होगा, और उसको किण्वित मछली रहता है, उसको किण्वन विधि के द्वारा जो बोलिए एनएरोबिकली तैयार किया जाता है कि वायु उसमें न लगे, और 2-3 महीना तक उसको तैयार किया जाता है। उसके बाद उस मछली को निकाल करके उससे एक डिश बनाया जाता है। ठीक है। तो एक मछली लिए और इसको ऐसे माहौल में रख दिए जहां इसमें हवा न जा सके, जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच सके, और ऐसे माहौल में 2-3 महीना रख देते हैं। उसके बाद किण्वन विधि द्वारा उसको तैयार करके और फिर उस किण्वित मछली को बाहर निकालते हैं, और उससे क्या करते हैं हम लोग, एक तरह का डिश बनाते हैं। वही क्या होता है, बोडो नाफाम। क्या होता है? बोडो नाफाम। जबकि दूसरा क्या है, बोडो अंडला, वो तो चावल का जो आटा होता है उससे तैयार किया जाता है, कुछ कुछ मसाला मिला करके। ठीक है। और भी बहुत सारा यहाँ पे प्रोडक्ट है, आपको दिया हुआ है। जैसे देखिए बोडो का जोग ग्वार्म, उसके बाद यहाँ पे जौ बिड़बी है, उसके बाद जौ घीसी है, उसके बाद गुआखा है, उसके बाद नरजी है, ओरोनाई है। तो बहुत सारा प्रोडक्ट है। ठीक है। इस सब को मिला है, इस सब को मिला है 8 टोटल प्रोडक्ट लेता है ना। तो 8 में से 2 तो ऊपर में यहाँ है, 2 यहाँ देख लीजिए, बोडो नाफाम और बोडो ऑन्डला है। और बाकी ये सारे प्रोडक्ट भी हैं, इन सारे उत्पाद को भी जीआई टैग मिल गया है। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, बोडो लोगों के लिए एक बहुत ही गर्व का पल है। अब बोडो लोग ये असम में ही रहते हैं। ठीक है। तो असम का वही इन लोगों को पार्ट मिला है। सबसे पहले देख लीजिए, ओरोनाई द प्राइड ऑफ बोडो पीपल। ओरोनाई ध्यान रखिएगा, यहाँ नीचे सबसे पहले देखिए बोडो ओरोनाई। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे जौ ग्वार्म है, उसके बाद जो बिड़वी है, उसके बाद जो गीसी है, उसके बाद नाफाम है, उसके बाद ओंडला है, उसके बाद यहाँ पे कृषि है, और उसके बाद फिर नर्जी है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग तरह का उत्पाद है जो कि खास क्षेत्र असम में बोडो लोगों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो बोडो लोग हैं, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है।
चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किस संगठन को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अपनी रिपोर्ट के लिए भारत से आलोचना का सामना करना पड़ा है? ठीक है, तो धार्मिक अल्पसंख्यक जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, अगर भारत में देखा जाए तो भारत में कौन कौन सा रिलीजियस माइनॉरिटी है? सबसे पहले तो हो गया पारसी, ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे पहले पारसी हो गया। उसके बाद हो गया आपका बौद्ध, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं इनकी संख्या कम है। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। और संख्या समझ ही रहे हैं, संख्या जिसकी संख्या कम है उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं, धर्म के बेसिस पे, तो धार्मिक अल्पसंख्यक बौद्ध हो गया। उसके बाद जैन लोगों की संख्या भी भारत में कम है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सिख लोग जो है, वैसे तो बाहर के देशों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिख सबसे ज्यादा यहीं पे है, लेकिन फिर भी जो भारत का जो धार्मिक एक आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, उसमें सिखों की संख्या कम है। उसमें ज्यादातर हिस्सा किसका है? हिंदू लोगों का है। और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? मुसलमान लोगों का है। ठीक है, तो हिंदू और मुसलमान लोग सबसे ज्यादा है। और उसके बाद पारसी हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए। कुछ संख्या में यहाँ यहूदी लोग भी रहते हैं, यहूदी लोग भी रहते हैं। आप उसके बाद बोल सकते हैं कि कुछ संख्या में यहाँ क्रिश्चियन लोग भी, ईसाई लोग भी रहते हैं जो मिशनरी का काम करते हैं, लेकिन ईसाई लोगों की संख्या भी ज्यादा है। ठीक है, इस्लाम के बाद जो मुस्लिम धर्म है उसके बाद फिर ईसाई की संख्या आएगी। ठीक है, तो ये लोग हैं और इन पे एक तरह का रिपोर्ट यहाँ पब्लिश किया गया था। क्या किया गया था? इन पे एक तरह का रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। तो ये रिपोर्ट के कारण क्या है, एक तरह का मसला हो गया। क्या मसला हो गया? भारत सरकार इसको लेकर के बहुत ही नाराज है और इस रिपोर्ट को खारिज किया है। क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जो है अपने जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनसे बहुत सारा जुर्म कर रहा है, बहुत सारा दुर्व्यवहार कर रहा है। अब सोचिए, भारत जैसा जो पवित्र भूमि है, अगर यहाँ पे भी ये सब होने लगे तो पता नहीं फिर दुनिया कहाँ किस ओर जाएगी। ठीक है, लेकिन इस तरह का रिपोर्ट है और इस तरह के रिपोर्टों का एक पूरा का पूरा प्रोपागेंडा होता है, जिससे कि क्या किया जाए, भारत की छवि को खराब किया जाए और एक खास कम्युनिटी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको बहुत ज्यादा क्या किया जाए, अच्छा बताया जाए, बेहतर बताया जाए, और बाकी सभी लोगों को क्या किया जाए, खराब बताया जाए, उनकी निंदा की जाए। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि कौन सा यह संगठन है। इंटरनेशनल बौद्ध कन्फेडरेशन, या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, या फिर ह्यूमन राइट्स वॉच। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या नाम है इसका? यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएस। यहाँ यहाँ पे, हाँ, यहाँ शॉर्ट फॉर्म मैंने तस्वीर में लगाया हुआ है, यूएससीआईआरएफ। अब देखिए इसने क्या किया है, इसने कहा है कि यहाँ पे जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं इनके साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है। ठीक है, और ये कब, देखिए ये कब से शुरू हुआ है? ये सारा का सारा रिपोर्ट आना शुरू हुआ है 2014 से, जब से भारत में जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस तरह का रिपोर्ट आना शुरू हो गया है और भारत के छवि को पूरे विश्व स्तर पर खराब करने का, और इसको क्या किया जाता है, एक तरह से समझिए डिफेम करने का कोशिश किया जा रहा है इन संस्थाओं के द्वारा। यह पूरा संस्था जो है एक तरह के कुछ खास वर्ग के लोगों के द्वारा और अमेरिका के डीप स्टेट के लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है, जिसमें जॉर्ज सोरोस का नाम हो गया, क्लिंटन फाउंडेशन का नाम हो गया, ओबामा, जो बाइडेन का पूरा जो सिस्टम है उन लोगों का नाम है। ठीक है साथियों, तो इसमें देख लेते हैं। ये यूएन जो यूएस जो सीआईआरएफ है, ये क्या है, 1998 में एक तरह का स्वतंत्र चलाया गया संस्था है और ये वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों की निगरानी करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिश प्रदान करता है। इसमें 9 जो आयुक्त होते हैं राष्ट्रपति या कांग्रेस के नेता द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति रहेंगे वैसे नियुक्त कर दिए जाएंगे। अब देखिए, अब जैसे कि वहां पे ट्रंप की सरकार आ गई, तो अब धार्मिक जो भी ये कट्टरपंथ है इसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, इसके खिलाफ बात किया जाएगा, क्योंकि ट्रंप आप लोग को पता होगा धार्मिक कट्टरपंथ कट्टरपंथ के क्या है, बहुत ही विरोधी है। ठीक है साथियों, तो ये सारा का सारा प्रोपागेंडा चलाया जा रहा था भारत के खिलाफ भी। भारत में कहा जा रहा था कि इस्लाम धर्म के लोगों के खिलाफ क्या किया जा रहा है, बहुत सारा जुर्म किया जा रहा है। ठीक है साथियों, जबकि इस्लाम तो माइनॉरिटी है ही नहीं, यह तो मेजोरिटी है। ठीक है, सबसे बड़ा मेजोरिटी है हिंदू और उसके बाद तो इस्लाम ही है। तो अब सोचिए कि एक मेजोरिटी के साथ भी हो रहा है तो बाकी लोगों के बारे में कोई भी यहाँ पे खबर नहीं है। पूरे दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है, बांग्लादेश में कई सारे हिंदुओं को सरेआम काटा गया, मारा गया, मंदिरों को, घरों को जलाया गया, लेकिन उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। इसी से पता चलता है कि इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये सीधे प्रोपागेंडा के ऊपर ही कार्य करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अगले सवाल की और। अगला सवाल है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, ठीक है,
एमएस जो है, इसमें महानिदेशक के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसमें बताना है आप लोग को कि महिला अधिकारी पहली कौन बनी है, ठीक है? परीक्षा संतोषी, पुनीता अरोड़ा, आरती सरीन या फिर सलीजा धामी। तो ये रही आपकी तस्वीर लगी हुई है इनकी, इनका क्या नाम है? आरती शरीफ, ठीक है? ये एएफएमएस में यहाँ डायरेक्टर जनरल जो है, महानिदेशक बनी है सशस्त्र सीमा बलों के लिए, चिकित्सा नीति मामलों में देखरेख करता है और इसका रिपोर्टिंग कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा। इसका रिपोर्टिंग होगा आपका डिफेंस मिनिस्ट्री में, ध्यान रखिएगा। इसका रिपोर्टिंग होगा आपका डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या होगा, इसका पूरा का पूरा रिपोर्टिंग होगा, उसी के द्वारा ये क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा और संचालित होगा, ठीक है? इनका करियर देख ले तो 38 साल का करियर है इनका। भारतीय सशस्त्र सीमा में 3 अलग-अलग शाखा में ये सेवा दे चुकी हैं, कई पुरस्कार भी मिला है। 2024 में इनको अति विशिष्ट सेवा पुरस्कार मेडल भी मिल चुका है, ठीक है? तो बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं और यहाँ चिकित्सा सेवा में पहली महिला अधिकारी भी बन चुकी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। महाकालेश्वर मंदिर जो है, हाल ही में मंदिर के ढहने के कारण समाचारों में रहा है, किस राज्य में स्थित है महाकालेश्वर, बताना है आपको। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो महाकालेश्वर आप सभी लोगों को पता है कहाँ पे है, उज्जैन। कहाँ है, उज्जैन। ये तो आप लोग को पता होगा, अक्सर इसकी तस्वीर भी आते रहती है। तो ये उज्जैन में है, ठीक है? और उज्जैन में ये क्या है, उज्जैन अब किस राज्य में है अगर पूछ दिया जाए तो ये तो जानते ही, उज्जैन है एमपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ था, दीवार ढह गया था और दीवार में ढहने से क्या हुआ था, तो दीवार के ढह के गिरने से 2 लोग उसी के अंदर दब गए थे और उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो उसी समय से ये क्या है, पूरा का पूरा खबर में बना हुआ था। अगर इस मंदिर के बारे में देखा जाए, महाकालेश्वर मंदिर तो शिव का मंदिर है। ये उज्जैन में जो शिप्रा नदी है उसी के किनारे बसा हुआ है, जो पूरे भारत के जो धार्मिक धर्म के बोले जाते हैं कि सनातन धर्म के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है, ठीक है? और यह बहुत ही पुराना भी माना जाता है। इसमें पूरा का पूरा अगर देखा जाए, ये आपकी पूरी यहाँ मंदिर बनी हुई है। ये पुराना वाला जो दीवार था वो गिर गया था, ठीक है साथियों? और इसमें क्या है, इसका वास्तुकला जो है चालुक्य, मराठा और भुजिया शैली से प्रभावित है। इस तरह का सवाल भी अगर आए तो बता सकते हैं। अगर पूछा जाए कि किन किन की मूर्तियां हैं, तो भगवान शिव की है, गणेश की है, पार्वती है और साथ ही साथ फिर कार्तिकेय जी भी हैं। इन सबों की मूर्तियां इसमें लगाया गया है, ठीक है? चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल, अच्छा, 1 मार्च के बारे में दिवस कौन सा मनाया जाता है, तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसमें नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बात की जाती है। नागरिक सुरक्षा के बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में, आपातकालीन तैयारी के महत्व को उजागर उजागर करने के लिए और उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको हमेशा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 1 मार्च को यह दिवस मनाया जाएगा, ठीक है? किसके द्वारा यह शुरू किया गया है, तो आईसीडीओ, ध्यान रखिएगा आप लोग, आईसीडीओ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन है, उसी के द्वारा ये सारा कराया जाता है। 2025 का अगर विषय पूछा जाए, थीम पूछा जाए, तो क्या है, सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन, ठीक है? ध्यान रखना है, सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन, पहली बार 1990 में इसको मनाया गया था। अगला देख ले, एक और मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस जो है, ये शून्य भेदभाव दिवस 2025, ये भी 1 मार्च को ही मनाया गया है। इसका विषय क्या है, वी स्टैंड टुगेदर। क्या है, वी स्टैंड टुगेदर। यह किस लिए है, तो यह दिवस भेदभाव और लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव के एक बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया जाता है। 1 मार्च 2014 को सबसे पहले मनाया गया था, किसके द्वारा, यूएन एड्स के द्वारा। यूएन एड्स जो संस्था है, यूएन एड्स किस पे कार्य करता है, तो यूएन एड्स आपका काम करेगा एचआईवी, एचआईवी और एड्स के ऊपर पूरी तरह से कार्य करता है, जागरूकता फैलाने का काम करता है और इसमें जो पीड़ित है उनको मदद करता है, ठीक है? उद्देश्य क्या है, समानता को बढ़ावा देना, कि हर कोई क्या है, समान है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, भेदभाव को खत्म करना है। और हाशिए पे जो पड़े हुए हैं लोग, जो हाशिएकृत है, जिनको किसी भी तरह का समर्थन नहीं है, किसी भी तरह का सहयोग नहीं है, उसको भी मुख्य भूमिका में लाना, ठीक है? समाज के अगर किनारे कहीं पड़े हुए हैं, उसको भी क्या करना है, मुख्य भूमिका में, मुख्य जो धारा है उसमें लाना है, ठीक है साथियों? चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक है, हाल ही में चर्चा में रही तुलसी गेबार्डी, ठीक है? पहली हिंदू है जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख बनी है। वर्तमान पद अभी क्या है, डीएनआई, ठीक है? तो ये राष्ट्रीय खुफिया निदेशक में है। नियुक्ति करता इनके कौन है, तो नए राष्ट्रपति जो बने हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। सीनेट में जो इनका वोट हुआ इस पद के लिए, तो ये 52 और 48, मतलब समझिए कि बहुत ही यहाँ कांटे का टक्कर था। अगर 2 वोट इधर पड़ जाता, 50-50 हो जाता है, ठीक है साथियों? तो यहाँ फिर इनका बनना मुश्किल हो जाता, ठीक है? लेकिन 1 वोट से इनका काम बन गया है, ये बन गई है। अब धार्मिक पहचान देख लिए, हिंदू है, भगवत गीता पर इन्होंने शपथ ली है। इसी तरह काश पटेल जो थे,
जो काश पटेल थे, काश पटेल, तो ये भी एफबीआई के चीफ बने हैं। इन्होंने भी भगवत गीता पर ही शपथ ली है। काश पटेल भी हिंदू ही हैं। ठीक है। राजनीतिक इतिहास अगर देख लिया जाए तो पहले डेमोक्रेट थी, फिर 2022 में यहाँ स्वतंत्र उम्मीदवार बनी है और तब से ये इनके समर्थन में कार्य कर रही है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में। और जो बाइडेन के विरोध इनकी भूमिका रही है, पूर्व भूमिका अगर देख ले तो 4 बार कांग्रेस वुमेन बन चुकी हैं, ईरान युद्ध की अनुभवी है, इसपे बहुत इनका बयान है। विवाद में तब आई थी जब इन्होंने असद समर्थन रुख अख्तियार किया था। अब असद की सरकार कहाँ पे थी, आप लोग को पता होगा। ठीक है। तो वहां से सीरिया से भी हाल ही में असद सरकार को उखाड़ फेंका गया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर इनका बयान है, जो ये यूक्रेन का बिल्कुल ही विरोध करती हुई नजर आ रही है। इनका बोलना था कि यूक्रेन जो है मूर्ख है, अपने लोगों को क्या कर रहा है, जबरदस्ती ही युद्ध की ओर धकेल रहा है, उसे परिस्थिति को समझना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह का बयान के कारण यह चर्चा में रही है। एडवर्ड स्नोडेन जो है इनका भी समर्थन करती है। अगर भारत से इनका संबंध देखा जाए तो मोदी जी की घोर समर्थक है, भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का भी समर्थन करती हैं, आतंकवाद विरोधी, और साथ ही साथ धार्मिक कट्टरता का भी ये क्या करती हैं, विरोध करती हैं। उनका भी बहुत ज्यादा विरोधी है। ठीक है। अगली खबर देख लिया जाए एक बार। तो अगला खबर है फ्रेडरिक मर्क। ठीक है। फ्रेडरिक मर्क, यहाँ पे इनकी तस्वीर लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। ये बनने वाले हैं जर्मनी के अगले चांसलर। अब चांसलर क्या होता है, तो चांसलर वहां का पीएम है। चांसलर क्या है, वहां का पीएम है। ठीक है सभी। तो वहां का पीएम है, लगभग लगभग 69 साल इनकी आयु हो गई है, तो सबसे उम्रदराज यहाँ ये चांसलर बनने वाले हैं। इससे पहले कोनराड एडेनोयर जो थे, ये इनसे ज्यादा उम्रदराज थे। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आ जाएंगे ये। अगर इनका करियर देखा जाए तो 89 में ये यूरोपीय संसद से शुरुआत किए थे। 1994 में बुडेनस्टान के सदस्य बने हैं और 2022 से सीडीयू जो पार्टी है, यहाँ दो पार्टी के समर्थन से ये सरकार बन रही है, देख लीजिए। सीडीयू और सीएसयू दो पार्टी जो है यूनाइटेड। ठीक है। तो इन दोनों के समर्थन से ये सरकार बनने वाली है। पूर्ण बहुमत किसी को भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो सीडीयू के नेता बने हुए हैं। अगर विवाद देखा जाए तो दूर दराज पार्टी एएफडी के अप्रत्यक्ष समर्थन से प्रवासन कानून में सुधार का प्रयास के लिए इनको विवाद में आए थे। अच्छा, अब देखिए अप्रत्यक्ष समर्थन यहाँ मिला था एएफडी से। और एएफडी जो है ये पूरी तरह से राइट विंग की पार्टी है, ध्यान रखिएगा, राइट विंग की पार्टी है। बहुत ही हार्ड लाइनर राइट विंग के ये लोग हैं एएफडी। ठीक है। और अप्रवासन कानून, जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप लेके आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप अभी अप्रवासन कानून लेके आए हैं कि जो भी अवैध प्रवासी है वो लोग जाओ अपने देश में, जाओ भाई, हमारे देश में मत रहो, हमारे देश का जो भी है, हमारे देश के संसाधन का उपयोग मत करो। उसी तरह के कानून को लाने का ये समर्थन कर रहे थे। और अब फिर से अब चांसलर बन गए हैं, तो उम्मीद है कि अब इस तरह का कानून ये भी ले आए। इनकी अगर प्रमुख नीति देखा जाए तो प्रमुख नीति वही है, सब अप्रवासन कानून, वही सब जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का है वैसे इनका है। आर्थिक उदारवाद पैसा के बारे में बात करेंगे भाई, बिजनेस पे सारा का सारा सिस्टम चलेगा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का है वैसे इनका है। यूरोपीय रक्षा स्वायत्तता, यूरोपीय यूनियन को ये समर्थन करेंगे। ठीक है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपना क्या कर रहे हैं अमेरिका में, अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एमएजीए, वैसे ही ये यूरोपियन यूनियन को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। ठीक है। विदेशी अगर रुख देखा जाए तो अमेरिका पर निर्भरता कम करने, अमेरिका पर निर्भरता कम करना है, और यूरोपीय सुरक्षा जो है उसको क्या करना है, मजबूत करना है। मतलब यूरोपीय यूनियन जो है, जो यूरोप के देश हैं उनका जो संगठन है उसको मजबूत करने के ऊपर बात किया गया है। अगर संभावित गठबंधन देख लिया जाए तो ये सोशल डेमोक्रेट जो है एसपीडी, उसके साथ सरकार बनाने की संभावना है। हो सके तो अगर अभी इसके साथ नहीं हो पाए तो फिर एएफडी के साथ भी ये समर्थन में जा सकते हैं, वहां भी सरकार बना सकते हैं। ठीक है। जर्मनी पे अगर प्रभाव देखा जाए तो रूढ़िवादी नीतियों के जो रुख रहता है इनका, आर्थिक और विदेशी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले हैं। देख ले अगले खबर की। तो अगला खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, परिसीमन। परिसीमन क्या है, इसको पहले समझते हैं। तो जनसंख्या के हुए बदलावों के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में पुनर्निर्धारण करने की प्रक्रिया। ठीक है। तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन इसको देखिए कैसे समझ सकते हैं। यहाँ समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ अभी चल रहा है ये 1950, तो यहाँ की जनसंख्या है 10 लाख। ठीक है। लेकिन अब जैसे ही आ गया 2025, तो अब यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 1 करोड़ हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ जनसंख्या बढ़ गया, लेकिन यहाँ जो विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या है, अभी भी यहाँ पे 10 लाख पे एक ही लोकसभा का सांसद है, और 1 करोड़ हो गया तभी एक ही लोकसभा का सांसद है। तो ये एक नेता जो है, एक सांसद जो है, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करना सही नहीं है। इसको सही से अपने जो आवाज है, सही से जो मांग है उसको ऊपर नहीं पहुंचा पाता है। इसी कारण परिसीमन किया जाता है, और जो संख्या है लोकसभा और विधानसभा में, जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या होती है, इसको फिर से निर्धारित किया जाता है, फिर से बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, उस तरह का प्रयास किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है इसका, तो निष्पक्ष आपका
वो प्रतिनिधित्व हो, हर किसी का प्रतिनिधित्व होती है। तो 10 लाख में एक आदमी देख रहा था, आप 1 करोड़ को देख रहा है, तो 1 करोड़ को कैसे ही देख पाएगा? 10 लाख का उसका क्षमता है। मान लीजिए अगर माना जाए तो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, संख्या बढ़ेगा, इसमें क्या होगा, संख्या बढ़ेगा। राज्य का विधानसभा सीट जो है उसका संख्या बढ़ेगा। जो देश का आपका लोकसभा सीट है 543 जो लोकसभा सीट है, तो इसका भी संख्या बढ़ेगा, इसका संख्या बढ़ के 700 से भी ऊपर जाने का संभावना है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए आरक्षण यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। महिलाओं के लिए 1/3। नया जो परिसीमन आना है उसमें ध्यान रखिएगा, 1/3 जो यहाँ पे सीट है, ये सारा का सारा सीट किसके लिए होने वाला है? महिलाओं के लिए होने वाला है। और उम्मीद है कि 2026 में ये परिसीमन का बात सारा का सारा आ जाए। ठीक है। अगर प्रावधान देखा जाए तो अनुच्छेद 82 में परिसीमन अधिनियम पास होती है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद जो है परिसीमन के लिए जो एक्ट है इसको पास किया जा सकता है संसद के द्वारा, अनुच्छेद 82 में। ठीक है। और अनुच्छेद 71 में राज्य विधानसभा सीट का भी समायोजन किया जा सकता है। ठीक है। परिसीमन करेगा कौन? तो इसका आयोग बनता है, स्वतंत्र निकाय है। और इसमें मदद कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मदद करेगा, जो चुनाव करा रहा है वही मदद करेगा, देखेगा कि हाँ यार जनसंख्या बढ़ गया भाई, तो यहाँ पे क्या किया जाए, सीट को बढ़ाया जाए। ठीक है। यहाँ पे जो क्षेत्र है, अगर क्षेत्र मान लीजिए जनसंख्या बढ़ा है लेकिन क्षेत्र एक जैसा ही, भौगोलिक जो रूपरेखा है अभी एक जैसी ही है, तो बोलेगा कि नहीं ये क्षेत्र एक है, इसको एक ही सीट रखा जाए। यहाँ जनसंख्या भी बढ़ गया है, थोड़ा क्षेत्र का भी बदलाव हो गया, तो यहाँ क्या कर दो, अलग अलग कर दो। इससे पहले क्या क्या हो चुका है? तो इससे पहले भी परिसीमन किया गया है, 52 में, 62 में, 72 में, 2002 में यहाँ परिसीमन किया जा चुका है। अगर संशोधन का देखा जाए तो 42वां संशोधन जो 76 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटन को स्थगित किया गया था यहाँ पे। उसके बाद 84वां आया 2001 में, सीमा को समायोजित किया गया। सीट की संख्या में लेकिन कोई भी बदलाव नहीं किया गया, सीमा को बस बढ़ा दिया गया। जैसे यहाँ सीमा इस तरह से था, यहाँ सीमा इस तरह से है। ठीक है। यहाँ 10 लाख है, यहाँ 5 लाख है। अब ये 10 लाख बढ़ के 1 करोड़ हो गया, ये बढ़ के 50 लाख हो गया। ठीक है। तो अगर 1 करोड़ हो गया, ये 50 लाख हो गया, तो अब क्या किया गया, ये सीट की संख्या को नहीं बढ़ाया गया, इसके सीमा को ही थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया कि अच्छा कोई बात नहीं, अब जनसंख्या बढ़ेगा तो एक इतने ही क्षेत्र में थोड़े रहेगा, जनसंख्या तो धीरे धीरे फैलता है। ठीक है। तो जनसंख्या फैलता है तो जो लोकसभा सांसद की सीट थी, जितना क्षेत्र था, उस क्षेत्र को भी क्या कर दिया गया, थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद 87वां आया है आपका 2003 में, इसमें परिसीमन के लिए जो 2001 की जनसंख्या है इसको आधार बनाया गया है, लेकिन अब इस पे कार्य नहीं हुआ है। वर्तमान में अगर चिंता देखा जाए तो चिंता है दक्षिण भारत को। चिंता किसको है? दक्षिण भारत को। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पे अगर सीट बढ़ेगा तो सीट बहुत ज्यादा हो जाएगा। उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण अतिरिक्त सीट मिल सकती है, जबकि दक्षिण भारत के जो राज्य है उनकी प्रतिनिधित्व घट सकता है, जिससे बेहतर शासन और जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। किया है इन्होंने, दक्षिण राज्य ने क्या किया, अपना जनसंख्या कंट्रोल किया, बढ़िया अपना ग्रोथ किया, टेक्नोलॉजी में बढ़िया अपना सारा का सारा योगदान दिया, उस पर कार्य किया। लेकिन उत्तर भारत के लोग बस जनसंख्या बढ़ाते रहे, जनसंख्या बढ़ाते रहे। अब इससे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ने के कारण उत्तर भारत को ज्यादा सीट मिल जाएगा और दक्षिण को कम मिलेगा। इससे क्या होगा, मान लीजिए कोई एक पार्टी है, एक, मान लीजिए कोई एक पार्टी बना के ये क्या किया, दक्षिण भारत में इसका कोई भी महत्व नहीं है, बस उत्तर भारत में ही जीत गया, तो ये सीधे क्या हो जाएगा, पीएम बन जाएगा। लोकसभा चुनाव जीत गया तो पीएम बन गया। तो ये सारा का सारा फोकस अपना उत्तर पे करेंगे, दक्षिण के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो इस से दक्षिण भारत को क्या होगा, माइनर एक तरह से समझिए कि भेदभाव होने लगेगा। ठीक है। तो परिसीमन 2021 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। अभी जो 543 है ये 753 हो सकती है, अभी संभावना है, देखिए अभी संभावना है। ठीक है। और 2021 की जनसंख्या के बाद संभव होगी इसकी अगली समीक्षा करना कि ये जो हमने परिसीमन किया है ये सही किया या नहीं किया। ठीक है। आगे देख लेते हैं चंपक दोराई राजन का जो केस है, और पहला संविधान संशोधन संवैधानिक इतिहास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक मामला रहा है। इसका मुद्दा मुद्दा क्या था, तो 1948 के सामुदायिक सरकारी का आदेश जो था उसके कारण जाति आधारित आरक्षण की वजह से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से वंचित किया जा रहा था। ये चंपक दोराई राजन एक महिला थी। अब इनका केस जो है ये ब्राह्मण समाज से थी। ठीक है। कानूनी कार्रवाई के बारे में देखा जाए तो 1950 में मद्रास का हाई कोर्ट में यहाँ पे सारा का सारा मामला को लाया गया था, और 51 में फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में फिर इसको वहां से प्रमोट कर दिया गया, वहां भेज दिया गया। ठीक है। इसमें क्या था, फैसला क्या हुआ कि जो जाति आधारित कोटा प्रणाली है उसको असंवैधानिक ठहरा दिया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। अब सरकार ने तो ये सारा का सारा आरक्षण लाया था ताकि समाज में क्या हो सके, बराबरी हो सके, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसको असंवैधानिक करार दे दिया। ठीक है। अब इसके बाद नया प्रावधान जोड़ा गया, अनुच्छेद 14 15 4, जिसमें कि विभिन्न वर्गों के लिए जो पिछड़े लोग हैं उनको विशेष प्रावधान की अनुमति दी जाए। कानूनी प्रभाव क्या होगा, असंवैधानिक कानून को निरस्त करने में
न्यायपालिका की भूमिका स्थापित की गई और साथ ही साथ भविष्य में जो आरक्षण है उसको और मजबूत किया गया, उसको और बल मिला। ठीक है? तो आज हमने ये डिस्कस किया, जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे उसको कर लिया है, कुछ टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा जानकारी आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है? इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम है इसको समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें मित्रों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि जो भी सूचना है वो आप लोगों तक यथाशीघ्र पहुँच जाएगी। इसी के साथ समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त रहें। जय हिंद।